Hello students, you are welcome to Rational Academy. My name is Pawan Kumar and today we are going to do the second chapter of Social Science class 10th, that is Forest and Wildlife Resources. So students, without wasting the time, just let's go. As the name of the chapter is Forest and Wildlife Resources. So let me just introduce you to this topic that in this chapter we are going to read about all the forest resources we have एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम जो है इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट को जैसे कि आप लोग जानते होंगे हिंदी में जंगल बोलते हैं, और वाइल्ड लाइफ को जो उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु या जानवर होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में होगा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले एक छोटा सा बेस बना लेते हैं इस चैप्टर का कि इसमें दे रखा क्या है। तो मैं इसमें आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ एंटायर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। हम सभी लोग जो हैं, जो हमारे आसपास का इकोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ का, हम उसके पार्ट हैं एक तरीके से। जो भी चीज़ें होती हैं इकोसिस्टम में, हम कहने के लिए सिर्फ एक उसके पार्ट हैं, बट हम ह्यूमंस आजकल क्या कर रहे हैं, अपने आप को इसका इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट ना समझ करके हम इसको कई तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस इकोलॉजिकल सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट मात्र है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे द प्लांट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द सॉइल गिव्स अस फूड। ओके स्टूडेंट, सो ये कुछ पार्ट हैं हमारे इकोसिस्टम के, कि जैसे कि प्लांट हो गया हमारा, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं, यानी कि जो हवा की क्षमता है या शुद्धता है उसको दोबारा से ठीक करते हैं ताकि हम सांस ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में पानी जो हम पीते हैं उसकी भी क्वालिटी को ठीक करते हैं, और सॉइल तो हमारा है ही जिससे हमें फूड वगैरह मिलता है। अगर सोचो ये बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है अर्थ के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इंट्रोडक्शन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ह्यूमन है वो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। उसे कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये सारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है या वगैरह। उसे कभी भी अपने आप को इकोलॉजिकल सिस्टम से बढ़कर नहीं, अपने आप को उस इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट समझना चाहिए खुद को। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगला पॉइंट हमें दे रखा है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये वर्ड आपने कई बार ही सुना होगा, बट कभी क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है। तो लेट अस रीड इट। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब है कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर तरीके के एनिमल्स या प्लांट जो हैं, जब वो टुगेदर रहते हैं, भले ही वो किसी भी तरीके के दिखते हों, चाहे वो जानवर हो या हम इंसान हो या पेड़ पौधे हों या कुछ भी, तो जब वो एक साथ मिल कर के रहते हैं एक अच्छा और स्वस्थ इन्वायरमेंट में, तो हम उसे जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। सो ये था कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन दे रखा है हमारे चैप्टर में, फ्लोरा एंड फोना का दे रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लोरा जो है हमारा प्लांट्स को बोलते हैं हम, और फोना जो है हमारे एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं फ्लोरा और फोना, इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी भारत के संदर्भ में ही हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इसका भी हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। इसमें क्या गया, 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट. Many of these would be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट, सो इसमें मतलब स्टूडेंट बता रखा है कि किस तरीके से बहुत क्रिटिकली हमारा जो फ्लोरा एंड फोना है इंडिया का, उसको किस तरीके से कितना जो है इम्पैक्ट पहुंच रहा है आज प्रेजेंट टाइम में।
तो इसमें बता रखा है कि 10% ऑफ जो वाइल्ड फ्लोरा है हमारा, यानी जो जंगली पेड़ पौधे जिनको हम बोल सकते हैं 10%, और 20% जो मैमल्स हैं हमारे टोटल में से बता रहे हैं, ठीक है। वो इस कगार पे आ गए हैं कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वो, और आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। एक्सटिंक्शन यानी कि वो विलुप्त भी हो सकते हैं स्टूडेंट। एक्सटिंक्शन का मतलब स्टूडेंट्स वो विलुप्त भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं कुछ एनिमल्स के जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एक्सटिंक्शन के लिस्ट में जिनका नाम दर्ज हो गया है। तो उसमें पहला हमें दे रखा है ये चीता, और पिंक हेडेड डक है हमारा इसमें, और माउंटेन कोयल है, और फॉरेस्ट स्पॉटेड पॉलेट है। सो ये कुछ स्पीशीज हैं हमारी, चाहे ये तो अभी खैर हमें एनिमल्स की स्पीशीज दे रखी है, तो ये स्पीशीज जो है एनिमल की एक्सटिंक्ट हो गई है इंडिया में से। मतलब कि आज के टाइम में कहने का मतलब ये है कि आप आज के टाइम में चीता, जो कि फास्टेस्ट रनर एनिमल माना जाता है, वो आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। और भी कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हीं के बारे में हम जो है इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ये तो हमारा एनिमल्स के एग्जांपल्स दे रखे थे, अब कुछ हमें जो है प्लांट्स के भी एनिमल दे रखे हैं। एक महुआ, आप लोग जानते होंगे, महुआ उत्तर प्रदेश बिहार में मतलब बहुत फेमस है। ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इससे, और मोस्टली जो चीज़ बनाई जाती है वो लिकर बनाई जाती है। लिकर लिकर यानी कि ड्रिंक्स। तो उसकी एक प्रजाति होती है मधुका इंसिंस। तो ये भी जो है मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और एक तरीके की ग्रास का भी इसमें नाम दे रखा है, अबर्डिया हेप्टोनिरन। ये भी एक घास है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, अब नहीं मिलती वो देखने के लिए। बेस्ट फ्रेंड, सो ये कुछ स्पीसीज के नाम हमें दे रखे थे जो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और टोटल पॉपुलेशन का 10% और 20% मैमल्स, यानी प्लांट के 10% और 20% मैमल्स पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए, यानी विलुप्त होने की कगार पर आ गए एक तरीके से कहा जाए तो। अगला स्टूडेंट्स इसमें सेक्शन हमें दे रखा है वैनिशिंग फॉरेस्ट। सो अगला इसमें हमें पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स वैनिशिंग फॉरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो वैनिशिंग फॉरेस्ट का हमारा मतलब होता है स्टूडेंट्स की फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने देखते देखते खत्म होते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कैसे होते जा रहे हैं इसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। The dimensions of deforestation in India are staggering. The forest and tree cover in country is estimated at 8,72,176 square kilometer, which is 24.56% of the total geographical area. अब अगर स्टूडेंट्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पूरा टोटल लैंड है उसका 24.56% जो है वो क्या है हमारा फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट। अब उसको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो वो कुछ इतना है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना एरिया इंडिया के पास में फॉरेस्ट का है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे। एक होता है डेंस फॉरेस्ट, दूसरा ओपन फॉरेस्ट, और तीसरा होता है हमारा मैनग्रोव्स। ओके, सो अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो इंडिया में 12.4% है। ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो 9.26% है, और मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें तो 0.15% है। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, जिसका नाम है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2019 में, और उसमें कहा गया था कि मतलब जो है एक इंक्रीज देखा गया है 2017 से। फॉरेस्ट में एक इंक्रीज देखा गया है कि जो फॉरेस्ट एरिया है यानी जंगल का जो इलाका है वो 3,976 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जितना भी जंगल का एरिया बढ़ा है वो नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा है। नेचुरल तरीके से मतलब कि अपने आप ही नहीं, कहीं भी कोई जंगल बस गया हो और इतना एरिया हमारा बढ़ गया हो। ये सारा अगर कुछ बढ़ा है तो सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से। कई सारे गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव मेजर्स लिए,
मैनेजमेंट किया अच्छे से जंगलों का, इंटरवेंशन किया अलग अलग जगह जा करके जहाँ उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, प्लांटेशन का काम किया मतलब पेड़ लगाए, तब जा करके 3976 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा बढ़ा है। ओके स्टूडेंट, सो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डिटेल है या फैक्चुअल नॉलेज है जो आपके काम आएगी। आप इसमें चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्टूडेंट्स आगे जो है हम इसमें कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स जिसने मतलब एनिमल्स को डिफरेंट एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है वो किया है नॉर्मल स्पीशीज के नाम पे। ओके स्टूडेंट, यानी पहला कैटेगराइजेशन जो है स्पीशीज का, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो या फिर एनिमल की, उनका जो कैटेगराइजेशन है वो पहला कैटेगराइजेशन क्या है, नॉर्मल स्पीशीज के नाम से। ओके, तो नॉर्मल स्पीशीज हमारी कौन सी होंगी? सो नॉर्मल हमारी जो नॉर्मल ही एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो कॉमन है, जिनकी अवेलेबिलिटी जो है वो पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है और उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो सारी हमारी जो है नॉर्मल स्पीशीज में आएंगी। इसके एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, कैटल, साल ट्री, पाइन ट्री और रोडेंट्स। ये जो है हमारे इसके एग्जांपल्स हैं नॉर्मल स्पीशीज के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन जो हमारा स्टूडेंट कर रखा है वो है हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज? अब यानी कि अगला कैटेगराइजेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज का है हमारा, यानी कि स्टूडेंट्स इस लिस्ट में हमारी वो स्पीशीज आती हैं जो जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि आने वाले फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है या पूरी तरीके से वो विलुप्त हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो वाले सारे एनिमल्स हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएंगे स्टूडेंट्स। और उसके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि ब्लैक बग हो गया हमारा, क्रोकोडाइल हो गया हमारा, इंडियन वाइल्ड एज है हमारा, और इंडियन राइनो है, लॉयन टेल्ड हमारा मकाऊ है, और संगाई जो कि एक ब्राउन एंटीयर होता है, डियर एक तरीके का होता है जो मणिपुर में मिलता है हमें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें उन स्पीशीज के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में आती हैं स्टूडेंट्स। सो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने जो है यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, आप उनके बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा ये ब्लैक बक है, ये इंडिया में मिलता है, मतलब इस तरीके का होता है और इसका ऊपर का ये पार्ट जो है वो ब्लैक दिखता है। और ये इंडियन क्रोकोडाइल है जिसे हम घड़ियाल भी बोलते हैं, ये भी आज हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज में, इसके फेस से आप इसे पहचान सकते हो। ये हमारा वाइल्ड एज है, जो जंगली गधा जिसको बोलते हैं, इंडियन वाइल्ड एज। और ये राइनो है हमारा जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में। और ये हमारा लॉयन टेल्ड मकाऊ है, मतलब ये एक बंदर की प्रजाति होता है और इसकी पूंछ जो है वो, मतलब आप देख सकते हो, इसकी जो पूंछ है वो लॉयन की तरह होती है। और ये अगला हमारा ये संगाई इसको बोलते हैं, मणिपुर में मिलता है ये, और ये एक तरीके का डियर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे एनिमल्स हैं हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगराइजेशन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन जो है हमारा वो है वल्नरेबल स्पीशीज का स्टूडेंट्स। वल्नरेबल स्पीशीज हमारी कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? वो स्पीशीज हमारी जो जिनकी पॉपुलेशन अभी तो हमारी ठीक ठीक है, बट आने वाले फ्यूचर में उनका नाम जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल होने वाला है। तो ऐसी जो भी हमारी स्पीशीज होंगी उनको हम वल्नरेबल स्पीशीज बोलते हैं। वल्नरेबल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनकी मात्रा मतलब खत्म होने के उस पर ही समझो, बट इनका जो है एक स्टेप ऊपर कैटेगराइजेशन कर रखा है एंडेंजर्ड स्पीशीज से, यानी कि अगर अभी इनका ध्यान नहीं दिया रहा तो आने वाले टाइम में ये स्पीशीज भी हमारी जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में आ सकती हैं। इसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। Species whose population has declined to level from where it has likely to move in endangered category in the near future if negative factors continues to operate.
एग्जाम्पल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गंगेटिक डॉल्फिन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे तीन कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वल्नरेबल स्पीशीज के। ये ऐसे स्पीशीज हैं स्टूडेंट्स कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स यानी कि अगर इनका हंटिंग, पोचिंग ये सब स्टार्ट, तो आने वाले टाइम में ये स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में आ सकती है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा ब्लू शीप है, मतलब देखने में ये बकरी और मतलब भेड़ दोनों की तरह लगता है, बट ये शिप के लिस्ट में इसको कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद में ये है हमारा एशियाटिक एलिफेंट और ये हमारा गंगेटिक डॉल्फिन। ये भी मतलब वल्नरेबल स्पीशीज के लिस्ट में आती है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप की जो हमारी स्पीशीज है वो होती है हमारी रेयर स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स, रेयर स्पीशीज हमारी कौन सी होती हैं कि ये स्पीशीज बहुत रेयर मतलब दुर्लभ होती हैं, बहुत कीमती होती हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्मॉल होती है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम नंबर्स में इनकी जनसंख्या होती है इस टाइप की पॉपुलेशन की। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले फ्यूचर में ये जो स्पीशीज है हमारी, ये एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में भी जा सकती है अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे इनको मतलब ख़त्म करने के उसमें। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर दे रखा है हमें यहाँ पे। तो हिमालयन ब्राउन बियर मतलब बहुत रेयर हो गया है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, जो कि ये है हमारा वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। उसके बाद में हमारा डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स आप देख सकते हैं, ये है डेजर्ट फॉक्स हमारी। और ये हॉर्नबिल, हॉर्नबिल हमारा ये है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखने में आपको ये दिख रहा होगा कि कितना प्यारा सा बर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रेयर स्पीसीज की कैटेगरी में है, जो कि सही बात नहीं है इस बर्ड के लिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के जो हमारे स्पीशीज आती है, नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है हमारा स्टूडेंट्स वो है एंडेमिक स्पीशीज का। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जो स्पीशीज विच आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर्स, नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीशीज जो हमारी कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में ही मिलती हैं, मतलब उनका हैबिटेट ही ऐसा होता है कि वो किसी किसी जगह पे कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही हमारी मिलती हैं, उन स्पीशीज को जो है हम एंडेमिक स्पीशीज की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे कि अंडमान टील। ये मतलब एक तरीके का तीतर टाइप का जो है या डक टाइप का एक बर्ड होता है, जो कि सिर्फ अंडमान आइलैंड में ही मिलता है इंडिया के। दूसरा है निकोबार पिजन, यानी कि ये कबूतर की एक प्रजाति होती है जो कि सिर्फ निकोबार में ही मिलती है। आपको देखने में भी ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा होगा, ब्लू एंड ग्रीन येलो कलर का। उसके बाद में हमारा अंडमान वाइल्ड पिग, ये भी हमारा एंडेमिक स्पीशीज है जो कि खत्म होने की कगार पे आ गया है। एक जंगली सुअर है ये जो अंडमान आइलैंड पे हमें मिलता है। उसके बाद में मुथून इन अरुणाचल प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो है ये स्पीशीज ये गाय की तरह ही होती है देखने में, एक गाय की प्रजाति की आप बोल सकते हो, बट ये उसकी तरह नहीं होती, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है। और ये जो है हमारा एनिमल, ये भी जो है एंडेमिक स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। सो उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज हमारी कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? एक्सटिंक्ट स्पीशीज हमारी स्टूडेंट्स वो स्पीशीज होती हैं जो पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी हैं, यानी कि उनका अस्तित्व ही मिट गया है। अस्तित्व मतलब किसी भी तरीके से मिटा हो सकता है, चाहे लोकल एरिया में कोई स्पीशीज मिलती थी तो वो खत्म हो गई हो, या किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती थी यानी जगह पे वो खत्म हो गई, या किसी पूरे कंट्री से उसका एक्सटिंक्शन हो सकता है, या कंटिनेंट से, या फिर पूरे धरती पर से उसका एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्पीशीज जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, चाहे किसी लोकल एरिया से, किसी रीजन से, किसी कंट्री से, या कंटिनेंट से, या पूरी धरती से, ऐसी स्पीशीज जो है हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज की लिस्ट में आती है। उसके बाद में हमारा स्टूडेंट इसी के ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक। तो एशियाटिक चीता स्टूडेंट्स और ये जो हमारा पिंक हेडेड डक है, ये दोनों ही जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से। इंडिया से ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
और इसका एक रीज़न बता रखा है स्टूडेंट एशियाटिक चीता का कि मतलब किस वजह से ये जो स्पीशीज है हमारी चीता की ये कैसे एक्सटिंक्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स कई बारी क्या होता था कि जो पोचर्स होते थे या हंटर्स जो होते थे वो लेपर्ड के गल मतलब समझ करके इस एशियाटिक चीता को मार देते थे, उसका शिकार कर देते थे, क्योंकि दोनों में जो है बहुत कम डिफरेंस होता है। क्योंकि आप देख रहे होगे जैसे ये हमारा एशियाटिक चीता है और ये हमारा जो है लेपर्ड है, दोनों में बहुत माइनर से डिफरेंस हैं। ऐसे अगर आप देखोगे दूर से तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेपर्ड है और कौन सा चीता है। तो डिफरेंस के लिए जो है इसमें एक आइडेंटिफिकेशन बता रखा है कि जो ये चीता होता है, ये जो हमारा चीता होता है इसके फेस पे आप देखोगे कि इसकी आंख से जो है एक ब्लैक कलर का टीयर टाइप का एक जो शेप है वो बन रहा है, जो इसकी आंखों से लेकर के नीचे तक होता है। वहीं अगर लेपर्ड के अगर मुंह को आप देखोगे तो उसके ऊपर मतलब ऐसा कोई भी साइन नहीं होता। ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जो दोनों में हम कर सकते हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा चीता है और कौन सा लेपर्ड है तो ये इसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ आप उसके मुंह से पता लगा सकते हो और स्पॉट से भी उसके पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो स्पॉट होते हैं वो डॉटेड ब्लैक होते हैं और इसके जो हैं वो सर्कुलर ब्लैक होते हैं और अंदर उनके जो है वो ये ब्राउन कलर होता है स्टूडेंट्स। और इसकी खासियत है स्टूडेंट की ये मतलब फास्टेस्ट एनिमल था अर्थ पे, जिसकी टॉप स्पीड जो है 112 किलोमीटर पर आवर होती थी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला सेक्शन दे रखा है इस चैप्टर का, वो स्टूडेंट्स दे रखा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो फ्लोरा एंड फोना के डिप्लेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डिप्लेशन जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जो फ्लोरा और फोना है यानी एनिमल्स और प्लांट्स का जो खत्म होना, वो उसके क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा कारण है इसमें स्टूडेंट दिया हुआ है कि ह्यूमन नीड्स एंड ग्रीड, यानी इंसान का जो लालच है और या ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो सारी ज़रूरतें आपको पता ही होगा फॉरेस्ट से ही हमें मिलती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे डाई हो गया, फूड हो गया, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी चीज़ें हमें जो है फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अगला दे रखा है हमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो मतलब ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हुआ था फ्लोरा एंड फोना का, वो सबसे ज़्यादा जो है बताया गया स्टूडेंट कि कॉलोनियल पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उन्होंने अपनाई, माइनिंग वगैरह, ये सारे 5-6 रीजंस जो दे रखे हैं वो कॉलोनियल पीरियड में स्टूडेंट्स आप ये जान लो एकदम अपने पीक पे थे। रेलवेज आई तो उसके लिए टिम्बर की ज़रूरत पड़ती थी, तो फॉरेस्ट से टिम्बर लेके आया जाता था। एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड कराना है तो भी फॉरेस्ट्रीज को काटा जाता था। कमर्शियल यूज़ करना है अगर फॉरेस्ट का तो उसमें भी जो है फॉरेस्ट को ही काटा जाता था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करने का अगर प्लान होता था तो उसमें भी फॉरेस्ट को ही काटा जाता था। माइनिंग की जाती थी तो वो भी जंगलों को ही काट करके की जाती थी उस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो है कि कॉलोनियल पीरियड में ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है हमारे फॉरेस्ट का। आज के टाइम में भी कई सारी ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो बढ़ती ही आ रही हैं। अगर इसमें एक डाटा दे रखा है स्टूडेंट कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो 1951 से 1980 तक मान लो कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है हम लोगों ने उनको मिल करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे उसमें कि मतलब जैसे जैसे हमारी नीड्स और डिमांड्स बढ़ रही हैं तो उसके लिए जो है हम फॉरेस्ट को ही काट रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स उस टाइम पे मतलब एक एनरिचमेंट प्लांटेशन नाम की एक पॉलिसी चलाई जाती थी। उसके अंदर क्या किया जाता था स्टूडेंट्स की जो कमर्शियल वैल्यू की जो ज़्यादा वैल्यू वाली कि जिस क्रॉप का या जिस प्लांट का कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होता था उसको प्लांट कर दिया जाता था यानी उगाया जाता था, और उसी के कंपैरिजन में जो अदर्स प्लांट होते थे उसको एलिमिनेट कर दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, उस प्लांट को ज़्यादा ग्रो किया जाता था और दूसरे प्लांट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता था उस टाइम पे। और इसी का एक एग्जांपल दे रखा है हमें स्टूडेंट्स कि ये टीक नाम का एक प्लांट होता है स्टूडेंट, ट्री होता है
जिसका कमर्शियल यूज जो है उस टाइम पे ज़्यादा था, इसीलिए जो है उसको ज़्यादा उगाया जाता था। इसी तरीके से ये चीर और पाइन नाम के जो दो ट्रीज थे या दो प्लांट्स थे आप बोल सकते हो, उन्होंने जो है हिमालयन ओक को जो है रिप्लेस कर दिया था। हिमालयन ओक को जो है रिप्लेस कर दिया था इन दोनों ट्रीज ने, चीर और पाइन के ट्रीज ने। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट को और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ा है वो कौन कौन सी जगह से पड़ा है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली यही दो जो हमारे पार्ट हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो इलाका है भारत का, और सेंट्रल यानी मध्य पार्ट जो है भारत का, उसमें जो है ना झूम कल्टीवेशन किया जाता था स्टूडेंट। झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर जैसे कहीं पे भी कल्टीवेशन करना होता था, तो मान लो ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को जो है काट दिया जाता था, वहाँ के सारे ट्रीज गिरा दिए जाते थे, प्लेन लैंड बना दी जाती थी, और फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन का काम किया जाता था। 2-3 साल तक कल्टीवेशन का काम उस जगह पे कंटिन्यूसली किया जाता था, और उसके बाद जब ये लगता था कि हाँ उस जगह की जो फर्टिलिटी है यानी उर्वरकता है अगर वो कम हो गई है, तो उस जमीन को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके सेम काम किया जाता था। दोबारा से पेड़ गिराए जाते थे और फिर वहाँ पर कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन का काम किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे कुछ ह्यूमन नीड्स और ग्रीड वाले फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इंडिया में फ्लोरा एंड फोना के डिप्लेशन में। दूसरा जो रीज़न है हमारा स्टूडेंट्स, या दूसरा जो फैक्टर्स है हमारा फ्लोरा एंड फोना डिप्लेशन के लिए, लार्ज स्केल पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत हद तक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे फ्लोरा एंड फोना के डिप्लेशन के लिए। अब आप लोगों को ये कुछ डाटा दे रखा है कि सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। यानी सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो भी आते हैं उनके लिए 1951 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से हटा दिया गया अब तक। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि आज भी कंटिन्यू है स्टूडेंट, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है एक मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है, उसके वजह से 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था वो क्लियर कर दिया गया स्टूडेंट्स। सो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनके लिए भी मतलब एक बहुत बड़ा इनका रोल है कि फॉरेस्ट हैं वो हमारे कटते जा रहे हैं और फ्लोरा एंड फोना का डिप्लेशन होता जा रहा है। अगला जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स हमारा वो है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अब आप जानते हो कितने भी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एक्सट्रैक्ट तो हम ज़मीन से ही करते हैं, बट कई बार ऐसे एरियाज उसके अंडर में आते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ भी बिना सोचे समझे जंगलों को काट दिया जाता है और अपना माइनिंग का काम लोग बड़े आराम से करते रहते हैं वहाँ पे। तो उसके वजह से भी काफ़ी हमारे जो फ्लोरा एंड फोना है उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसी के ही कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ, जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेटन हुआ है हमारे फ्लोरा एंड फोना को। अब इस माइनिंग के वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ के रहने वाले स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। और कई जगह पे जो हमारे स्पीशीज हैं, चाहे वो एनिमल हो, जैसे कि एनिमल्स हो गए, उनका जो ब्लॉक ऑफ माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर स्पीसीज, तो इस माइनिंग की वजह से कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनका माइग्रेशन रूट जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और इसका एक एग्जांपल इसमें हमें दे रखा है ग्रेट इंडियन एलिफेंट का। सो अगला स्टूडेंट्स हमें इसमें दे रखा है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से भी कई सारी चीज़ों का फेस करनी पड़ती हैं हमारे फॉरेस्ट वगैरह को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखोगे कि एक डिबेट टाइप है कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से हमारा फॉरेस्ट डिप्लेशन होता है या फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लेशन होता है, और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट या एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अगर कोई कम्युनिटी है या ट्राइबल पीपल हैं अगर वो फॉरेस्ट में जाते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि हाँ, सो स्टूडेंट्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि ग्रेजिंग एंड
फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका डिप्लेशन हो रहा है। तो कुछ तो ऐसे ही हैं, और इनके काउंटर में जो ये मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनका कहना है कि others says that the substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees। तो यानी कि जो दूसरे हैं इसके विरोध में जो बोलते हैं कि मतलब ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका डिप्लेशन नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं कि ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लेशन नहीं हो रहा, वो ये बोलते हैं कि मतलब कि जो फॉडर और फ्यूल की जो डिमांड होती है वो जो है ट्रीज को लॉप करके करी जाती है, ना कि उन्हें गिरा करके। लॉप यानी कि आप बोल सकते हो कि उनको पेड़ को गिराते नहीं है वो लोग, या किसी भी चीज को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते। अगर उन्हें लकड़ियां चाहिए तो जो पड़ी हुई हैं जंगल में लकड़ी वो उनको उठा लेते हैं, या कुछ और चाहिए तो वो जमीन का ही लेते हैं। वो ये नहीं करते कि हाँ हम ट्रीज वगैरह को ही पूरा गिरा दें। बट कहने के लिए कुछ भी हम बोल सकते हैं। और इसी उसमें जो है कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट लोगों के लिए उसका मतलब डिफरेंट होता है, यानी जैसी जिसकी ज़रूरत होती है फॉरेस्ट उसके लिए वैसे ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ग्रीडी हैं, वो फॉरेस्ट में किस लिए जाएंगे? अपना ग्रीड पूरा करने के लिए, कमर्शियल यूज़ की चीज़ें ढूंढेंगे जहाँ पर उनको बेच करके वो अच्छा पैसा कमा सकें। वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो किस लिए जाते हैं? वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें आगे जो है एक हिमालयन यू ट्री जो है एक उसका एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और हमारा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, और इस ट्री में या इस प्लांट में जो है केमिकल कंपाउंड माना मिलता है जिसका नाम होता है टेक्सोल। ओके स्टूडेंट्स, और ये टेक्सोल जो है स्टूडेंट्स वहाँ उस ट्री के बार्क्स में मिलता है, नीडल्स में मिलता है, ट्री की ट्विग्स में मिलता है, और ये रूट्स में मिलता है। बार्क आपको पता होगा छाल को बोलते हैं, नीडल्स उसमें कुछ कांटेदार चीजें होती हैं उसको बोलते हैं, ट्विग्स यानी कि जो कलियां होती हैं उसको बोलते हैं, और रूट्स जो है वो जड़ों को बोलते हैं। तो उन सब जगह पे ये सारे जो टेक्सोल नाम का केमिकल कंपाउंड है वो मिलता है, जो कि ये माना जाता है कि कैंसर ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तब से लेकर के स्टूडेंट्स ये जो ट्री है यू नाम का, कई सारे ट्रीज जो हैं टाइम टू टाइम देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं या खराब। उन फैक्टर्स के साथ साथ में कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं हमारे, जैसे कि जिससे कि जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका डिप्लेशन हो रहा है, जैसे कि हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिक्लाइन इन द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी भारत की जो जैव विविधता है उसको खत्म करने के पीछे ये कुछ दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से भारत की जो जैव विविधता है वो खत्म होती जा रही है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibilities for environmental well-being। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी के पास में बहुत कम। तो इस वजह से जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर भी और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर भी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ों को देखते हुए एक क्वेश्चन इसमें बनता है, इज देयर ओनली जोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फोना डिप्लेशन? तो यानी कि क्या जो भी ये फ्लोरा एंड फोना का डिप्लेशन हो रहा है सिर्फ उसके जोग्राफिकल और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट है? तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रांगली रिलेटेड टू द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो। यानी कि ये जो डिप्लेशन हो रहा है फ्लोरा एंड फोना का, इसमें सिर्फ जोग्राफिकल और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, इसके कल्चरल डाइवर्सिटी पे भी काफ़ी असर पड़ा। सच लॉसेस have increasingly marginalized and improvised many indigenous and other forest independent communities who are directly dependent on forest and wildlife for food, drink, medicine, culture
स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो ये भी डिप्लेशन हो रहा है फ्लोरा एंड फोना का, इसका सिर्फ ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, इसका कल्चरल डाइवर्सिटी पे भी बहुत असर पड़ता है। अब देखते होंगे कि जो भी हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारे फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, या जो भी हमारे रूरल पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी हद तक जो है हमारी फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहती है अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए। बट बट फ्लोरा और फोना के डिप्लेशन होने की वजह से उन सब की लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है उसका, काफ़ी हद तक उनकी जीवन पे। उसी के साथ साथ में जो वुमेन्स हैं हमारी, जो गरीब घरों की वुमेन्स होती हैं, उनका भी काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उनका जो है काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो पहले जहाँ वुमेन्स को पानी लेने के लिए मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, अब ये फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म होने की वजह से जो हमारे वेल्स हैं या और भी सारी चीज़ें हैं वो सूख जाती हैं, तो उन्हें पानी की खोज में या अदर रिसोर्सेज की खोज में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, तब जा कर के वो कहीं मतलब रिसोर्सेज को ला पाते हैं। अब काम बढ़ने की वजह से, यही सारा काम बढ़ने की वजह से जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ कंडीशन जो है ज़्यादा ठीक नहीं रहती इंडिया में। और भी कई सारे इसके इम्पैक्ट हैं फ्लोरा एंड फोना डिप्लेशन के, कि जो भी ये डिग्रेडेशन होता है इन्वायरमेंट का या फ्लोरा एंड फोना का डिग्रेडेशन जो होता है, उससे कई बारी जो है सूखा पड़ जाता है या डिफॉरेस्टेशन होता है, तो फ्लड वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से जो गरीब होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है हमारी वहाँ रहने वाली, या जो रूरल एरिया की जो कम्युनिटी होती है वहाँ रहने वाली, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ों का उन सब लोगों के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अगला सेक्शन इसमें दे रखा है हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। पहले तो हमारा क्वेश्चन यही पड़ता है कि वाई कंजर्वेशन, क्यों कंजर्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है स्टूडेंट्स की कंजर्वेशन preserves the ecological diversity and other life support system, water, air and soil. It also preserves the genetic diversity of the plant and animal for better growth of species and breeding. तो इसका सीधा सा जवाब स्टूडेंट्स यही है कि अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा वाटर, एयर एंड सॉइल, ये भी बना रहता है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है प्लांट और एनिमल में वो भी बनी रहती है, ताकि दोबारा से अच्छी ग्रोथ और अच्छी ब्रीडिंग की जा सके। आफ्टर लुकिंग ऑल दिस इम्पोर्टेंस, कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट जो हमारे कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने जो एक ऐसे प्रोग्राम की डिमांड करी जो कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, फ्लोरा एंड फोना यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसी के ही रिटर्न में या इसी के आंसर में आप बोल लो जवाब में, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। अब उस एक्ट के जो मेन एम थे वो क्या थे, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, यानी जो भी हैबिटेट है हमारे एनिमल्स का उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या था हमारा, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। इसका मतलब यह है कि उन स्पीसीज की लिस्ट बनाना जो कि प्रोटेक्टेड, यानी जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब उसके बाद में प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड वाइल्ड लाइफ। अब क्या करना आगे, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारा, उनका हंटिंग और उनका ट्रेड, यानी उन जानवरों को बेचना और उनका शिकार करना बंद कराना जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि ऐसी स्पीसीज जो आने वाले फ्यूचर में खत्म हो सकती है या विलुप्त हो सकती है। उसके बाद में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी इसके रिटर्न में जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का भी निर्णय लिया। अब उसी के बाद में स्टूडेंट्स इस प्रोटेक्शन एक्ट में और दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये टाइगर और वन हॉर्न राइनोसॉर्स है हमारा, उसके बाद में कश्मीर स्टैग है, हैंगुल है, 3 टाइप के हमारे क्रोकोडाइल आते हैं इसमें, जैसे कि फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर और
घड़ियाल, ये 3 तरीके के जो क्रोकोडाइल्स हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करना, एशियाटिक लायन जो है और अदर तरीके की जो स्पीशीज हैं एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे इस प्रोजेक्ट या इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में मोस्टली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड एटसेट्रा फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेडिंग। और यानी कि स्पेशली कुछ एनिमल्स का नाम दे रखा है, जैसे कि इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बग जिसे हम चिकारा भी बोलते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और उसके बाद में स्नो लेपर्ड। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको तो स्पेशली उस लिस्ट में डाला गया था कि अगर इनका कोई शिकार या फिर इनकी ट्रेडिंग करता है तो उसे सजा होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो स्टूडेंट्स 1973 में authorities realized that the tiger population had withdrawn to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. So students 1973 में जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है, जो कि सिर्फ 1827 बची है, जो कि एक सदी पहले जो है 55,000 के करीब थी। अब कई सारे थ्रेट्स दे रखे हैं कि टाइगर को स्पेशली होते हैं, जो कि उसमें पहला दे रखा है हमें पोचिंग, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, स्किन ट्रेड, बोन ट्रेड फॉर मेडिसिन। सो यानी कि देखो स्टूडेंट्स, इतने सारे कारण हैं। पोचिंग है यानी कि मारना उसको बेचने के लिए, उसका रहने का स्थान खत्म हो रहा था श्रिंकिंग हैबिटेट में, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज यानी कि जो उसका खाने के लिए जो जानवर हो रहे थे वो भी ख़त्म हो रहे थे, और ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से भी उसका हैबिटेट ख़त्म हो रहा था, और स्किन ट्रेड यानी उसकी खाल के लिए और उसकी हड्डियों के लिए उसे बेचा जा रहा था। तो इतने सारे थ्रेट होने की वजह से ही कि जो पूरा एक सेंचुरी है उसमें जो टाइगर के नंबर्स हैं वो 55,000 से सिर्फ 1827 रह गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो टाइगर्स जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए थे। अब बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और नेपाल जो हैं, पूरे वर्ल्ड का जो 2/3 पॉपुलेशन है टाइगर का वो इंडिया और नेपाल में ही मिलता है, और इसी वजह से जो हमारे हंटर्स हैं या पोचर्स हैं उनके लिए इंडिया और नेपाल दो ऐसी कंट्री बन गए जहां पर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ गई ताकि हम टाइगर्स को सेव कर सकें। तो इसी वजह से जो है 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट टाइगर है वो चलाया गया था। अब उसकी वजह से कुछ रिजर्व्स या कुछ नेशनल पार्क्स या आप बोल लो मतलब प्रोटेक्टेड जोन्स बनाए गए या प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए अलग अलग जगह पे। उनके नाम ये कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं: सम टाइगर रिजर्व्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, और बांधव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मनसा टाइगर रिजर्व असम में, और पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू ताकि जो टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और भी कई सारे, अब देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो अब देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें पहले सिर्फ एनिमल्स जो कि हमारा टाइगर था उसी को इंक्लूड किया गया था। अब धीरे धीरे उसमें अलग चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करने लगे ताकि हम इसको एक पूरा एज ए होल टाइप जो है चला सकें। तो इसमें जो है इंसेक्ट्स वगैरह को भी कुछ इंक्लूड कर लिया गया। 1980 से 1986 में 100 से ज़्यादा बटरफ्लाई, मोथ, बीटल्स, इनकी जो स्पीसीज है उनको इस चीज़ में ऐड कर दिया गया कि उनको भी हमें बचाना है। 100 से करीब ड्रैगन फ्लाइज जो हैं और प्लांट वगैरह को भी इसमें इंक्लूड करने लगे 1991 से। तो पहले ये था कि मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर में जो है सिर्फ टाइगर्स को ही बचाना था, बट आगे जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती गई तो गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि हाँ, इस टाइगर्स के साथ में हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हो गए या कुछ प्लांट्स हो गए,
उनके एक्सटिंक्शन को भी हमें रोकना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आगे हमें इसमें दे रखा है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ये सारे मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और ये किसके द्वारा करती है? या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिल करके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसी के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट ने 3 टाइप के फॉरेस्ट हमारे डिवाइड कर रखे हैं या क्लासीफाई कर रखे हैं। तो ये सारे ऐसे हैं। इसमें पहले आता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो पूरे रिजर्व फॉरेस्ट का मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट रिजर्व्स इज फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंसर्न। तो सबसे वैल्यूएबल टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं उनको हमने रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके बाद में हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दे रखे हैं, जिसका 1/3 पार्ट जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। और एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर फर्दर डिप्लेशन, यानी कि ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें फर्दर डिप्लेशन ना हो पाए, उसका खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट, these are the other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and community। यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट हमारे वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज के द्वारा, दोनों के द्वारा उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उन फॉरेस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे इसमें आते हैं हमारे रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। तो आप स्टूडेंट्स इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो 2 कैटेगरीज है हमारी, वो परमानेंट फॉरेस्ट में काउंट किए जाते हैं। मतलब दोनों को मिला करके हमारे परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं? मतलब प्रोटेक्शन के पर्पस से तो यूज किए ही जाते हैं, साथ ही साथ में इनमें प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी यूज किए जाते हैं। मतलब इनमें प्रोटेक्टिव रीजंस की वजह से तो ये काम करते हैं फॉरेस्ट। इनमें जो है टिम्बर के लिए लकड़ी उगाई जाती है अलग से, और दूसरे जो जंगल के उत्पाद हैं उनका भी काम जो है इसमें किया जाता है इसी फॉरेस्ट के अंदर। अब इनकी कुछ कैटेगरीज दे रखी है कि स्पेसिफिक टाइप के जो ये फॉरेस्ट हैं वो किस किस जगह पे मिलते हैं इंडिया में। तो जैसे मध्य प्रदेश है हमारा, उसमें जो है लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है जो कि 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया है। यानी जो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% जो है वो इस तरीके के परमानेंट फॉरेस्ट में इंक्लूड किया हुआ गया है। ओके स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब के पास में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो है हमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनके पास में भी प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे कई सारे, गुजरात है, इनके पास में भी हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एज अनक्लोज्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर जो है हमें मतलब, और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स की जो वहाँ के लोकल लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, पहाड़ी लोग जिन्हें बोलते हैं, वो जो है मतलब स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे कुछ और जगह दे रखी है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या कुछ पार्ट गुजरात के हमारे, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा मैनेज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा क्यों है कि वहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी रहती है वो खुद ही जो है उन फॉरेस्ट का जो टेक केयर है वो कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, आगे है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट्स, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं ऐसी जो ये कंजर्वेशन के पार्ट में या कंजर्वेशन करने में फॉरेस्ट का हमारा मदद करती हैं, और ये मदद जो है मतलब गवर्नमेंट के साथ मिल करके करती हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट जो है वो साथ में मिल करके आपस में ही मतलब एक बैलेंस बना करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।
ऐसा करने से क्या होता है, गवर्नमेंट का भी एम इसमें पूरा हो जाता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को, और लोकल कम्युनिटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि उनको लॉन्ग टर्म लिवलीहुड मिल जाता है। अब इसी तरीके के इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सरिक्सा टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं काफ़ी तरीके से हेल्प करते हैं कि जब एक बार वहाँ माइनिंग का काम हो रहा था तो उन्होंने जो है उस माइनिंग काम को बंद कराया, ये बता करके कि यहाँ पर जो है मतलब काफ़ी सारे रेयर स्पीशीज रहते हैं और ये जो एरिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है। तो ये चीज़ें बोल करके उन लोगों ने मतलब वहाँ पर माइनिंग का काम जो है बंद कराया था। अब दूसरा इसमें एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 5 विलेजेस के जो इनहेबिटेंट्स हैं जो कि अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के हैं। उन्होंने जो है 1200 हेक्टेयर की जो जमीन है या जंगल है उसको भैरव दवाक सेंचुरी नाम दे दिया और उसे ये डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर मतलब उन एरिया को या इस फॉरेस्ट को जो कि 1200 हेक्टेयर में, उसको जो है प्रोटेक्टेड एरिया मतलब घोषित कर दिया है और उसको नाम दे दिया गया है भैरव दवाक सेंचुरी, ये नाम दिया गया स्टूडेंट्स। और उन्होंने क्या किया है वहाँ पे कि उस सेंचुरी के अपने ही रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हंटिंग बैन कर दी गई है और कोई भी आउटसाइड का जो बंदा है वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एनक्रोचमेंट करने के लिए नहीं जा सकता उस जंगल के अंदर। तो ये कुछ किया है अलवार डिस्ट्रिक्ट जो के जो 5 विलेज हैं उनके लोगों ने, जो कि राजस्थान में ऐसा काम किया है। अब स्टूडेंट्स ये अगला सेक्शन हमें दे रखा है स्कार्ड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। सो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट है बेसिकली हमारा स्कार्ड ग्रोव्स का। इसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स की कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो फॉरेस्ट की या नेचर की पूजा करते हैं और उसी चक्कर में वो जाने अनजाने मतलब नेचर प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं या नेचर कंजर्वेशन का भी काम करते हैं। आजकल आप लोग भी देखते होंगे, हम में से भी कई लोग ऐसे हैं कि हम भी किसी न किसी पेड़ की पूजा करते हैं या हम भी किसी न किसी चीज़ को पूजते ही हैं। तो बेसिकली दिस कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन द connection of one's religious activity and conservation of wildlife and forest resources like worshipping the nature। तो यानी कि ये कंसेप्ट जो है किसी की रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज से भी जुड़ा हुआ है और उसी के साथ साथ में वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी करता है। और इसी का कुछ एग्जांपल हमें दे रखे हैं, जैसे मुंडा और संथाल जो छोटा नागपुर के ट्राइबल पीपल हैं, वो महुआ और कदम्बा ये 2 नाम के पेड़ जो हैं उनकी पूजा करते हैं वहाँ के लोग। और कुछ ट्राइबल पीपल हैं जैसे उड़ीसा और बिहार में वो टैमरिड और मैंगो ट्री की जो है पूजा करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग। यानी बिहार में और उड़ीसा में कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जो टैमरिड यानी इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं जब उनके यहाँ कोई शादी वगैरह होती है। हम में से भी कई लोग हैं जो पीपल और बनियन ट्रीज की जो है पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी सोसाइटीज़ हैं इंडिया में जिनके खुद के जो है सेट ऑफ रूल्स ट्रेडिशन है। आपने देखा होगा कई जगह पर जो ट्रूप्स ऑफ मकाउस है यानी जो बंदर की एक प्रजाति है या लंगूर हो गए, उनको कई सारे टेम्पल्स के आसपास देखा होगा। तो उसके बाद में हर्ड ऑफ ब्लैक बक, निगाई, पीकॉक, बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान। तो यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली जो यहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई विलेज के जो कि राजस्थान में, वो इन सब स्पीशीज को या इन सब जानवरों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये जो सारे जानवर हैं उनके ट्रेडिशन का या उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है जिनको एक डिवाइन या पवित्र माना जाता है उनको, इसी वजह से वो कुछ नहीं कहते इन सब चीज़ों। सो स्टूडेंट्स आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि पीपल जो है चिपको मूवमेंट के बारे में दे रखा है कि कैसे उन्होंने रेजिस्ट किया कई सारे एरियाज़ को जो कि कम्युनिटी या फॉरेस्टेशन को उन्होंने अपनाया, काफ़ी सारी इंडिजिनियस स्पीसीज को सक्सेसफुली उन्होंने बचाया मतलब इस मूवमेंट के थ्रू। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स है हमारा बीज बचाओ आंदोलन, जिसके अकॉर्डिंग इन टिहरी एंड नवोदया हैव शोन that adequate level of diversified crops production without the use of synthetic chemicals are possible and economically visible।
तो ये आंदोलन है जो कि ये बताता है कि बिना केमिकल वगैरह के यूज़ किए, बिना सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह के यूज़ किए, नॉर्मल सीड्स का यूज़ करके भी हम अच्छी क्रॉप्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकली विजिबल है। सो स्टूडेंट्स, आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि कहीं पे भी अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर जो रहने वाले लोकल कम्युनिटी हैं या लोकल लोग हैं, उन लोगों को फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन में इन्वॉल्व करना था उनको। सो ये क्या था स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है, रिस्टोरेशन है, इन सब कामों के लिए जो है लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना। मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी या एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो लोग मिल करके किसी भी प्लेस का जो एक डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको दोबारा से वो लोग रीस्टोर कर सकें और उसको ठीक से मैनेज कर सकें। और पहली बार ये इनिशिएटिव जो है वो उड़ीसा ने लिया था 1988 में। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस बना दिए। अब उन लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट थे वो वहाँ के रहने वाले लोकल लोग थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो थे। और बेसिकली इनका काम क्या था कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मैनेज करना और उस फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। और बदले में जो विलेजर्स थे उनको क्या मिलता था, उनको नॉन टिम्बर प्रोड्यूस मिलता था। मतलब लकड़ी के बिना या लकड़ी के अलावा कोई भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था वो उनको मिल जाता था वहाँ जंगल से। और कभी-कभी जो है टिम्बर प्रोडक्ट भी मिल जाता था उन्हें, यानी कभी-कभी टिम्बर भी मिल जाता था, यानी लकड़ी भी मिल जाती थी। वो कब मिलती थी, जब वो टिम्बर सक्सेसफुली हार्वेस्ट हो जाता था, यानी अच्छी तरीके से मान लो कोई पेड़ लगाया उन्होंने टिम्बर के लिए, अगर वो पूरी अच्छी तरीके से बड़ा हो जाता है तब जा करके वो टिम्बर के लिए लकड़ी भी उन्हें मिल जाती थी। तो इस तरीके से जो विलेजर्स थे उनकी भी हेल्प हो जाती थी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जिनका काम प्रोटेक्शन का है फॉरेस्ट का, उनका भी काम हो जाता था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फेलो मेट्स को भी बताएं ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे से चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।